नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं। आज के इस क्लास में 2001 से लेकर के 2021 तक भौतिक और रसायन के जितने भी प्रश्न आरओ के प्री और मेंस के जीएस पेपर में पूछे गए हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और, आरओ के लिए जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी उसमें मैंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको कौन सा वाला पोर्शन कहाँ से कवर करना है, कौन कौन सी सोर्सेज उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी है। और उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक और रसायन के लिए आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले तो रट डालना है। और बाकी का पोर्शन कैसे कवर करेंगे, तो आपके पास जो नॉर्मल सी बुक होती है आपकी ल्यूसेंट, या बहुत से लोग क्राउन पब्लिकेशन को प्रीफर करते हैं, तो क्राउन पब्लिकेशन की जीएस की किताब या फिर ल्यूसेंट वाली जीएस की किताब, दोनों में से कोई भी आपके पास हो, उसमें जो विज्ञान वाला पोर्शन है उसको एक बार देख लीजिएगा ठीक ठाक तरीके से। इतने में आपका काम हो जाएगा। इसका जो तीसरा पोर्शन है बायोलॉजी वाला या बॉटनी या वानस्पतिक विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से काम करेंगे। इसी वजह से मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया है, बायो वाला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा ठीक तरीके से काम कर लेंगे ताकि हमें एग्जाम में थोड़ी सी आसानी हो जाए, है ना। इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंप्लीट कर लिया, और विज्ञान के जो दो पोर्शन है वो आज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। तो रॉकेट संवेग संरक्षण या मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पे काम करता है। अब ये संवेग संरक्षण क्या होता है, देखिए थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ पे, है ना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि कोई सिस्टम है या कोई निकाय है जो एक या एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर के बना है, उस पर कोई अगर बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, तो उसका जो टोटल संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा या संरक्षित रहेगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है। इसका अन्य उदाहरण है जो बंदूक से गोली निकलती है ना, तो जो उसका जो वेग नियत रहता है, उसका जो कह सकते हैं मोमेंटम नियत रहता है, तो वो भी इसी सिद्धांत के आधार पर काम करता है। सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, स्टेशनरी एंड ट्रांसफर। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। कोई भी माध्यम यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों के लिए कौन सा होता है, ठोस या द्रव। ठीक है, गैस वाला जो माध्यम होता है वो इनसे रिलेटेड नहीं है। तो ठोस या द्रव माध्यम के जो कण होते हैं या उसके जो घटक होते हैं उसके द्वारा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। मतलब जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है, जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है उसके दिशा के लंबवत कंपन, मतलब वाइब्रेशन इस तरीके से, है ना, तो ये तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और ये जो विशेष रूप से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सितार का नाम आ रहा था, तो सितार की जो डोरी होती है उसमें क्या होती है, दृढ़ता होती है। तो दृढ़ता वाले माध्यम में विशेष रूप से जो तनी डोरियां होती हैं उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की ही तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें तो ये किसी भी माध्यम से, यानी जो तीन माध्यम होते हैं बेसिकली, ठोस द्रव गैस, तो माध्यम के सभी कणों के द्वारा, है ना, चाहे वो ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैस वाला माध्यम हो, किसी भी माध्यम के सभी कणों के द्वारा जिस साइड में तरंग का संचरण होता है उसी दिशा में वाइब्रेशन होते हैं। यानी तरंग अगर इस साइड में जो है कह सकते हैं संचरण कर रही है, संचरित हो रही है, तो उसी दिशा में जो है वाइब्रेशन होते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी, जैसे प्रकाश की तरंगें जो होती हैं ये किस प्रकार की तरंगें होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, याद रखेंगे। और ध्वनि तरंगें जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य की आंख जो है किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है। तो हरे रंग के लिए मनुष्य की आंख सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है। मनुष्य का कान जो होता है, ऑप्शन में जो चीज़ें दे रखी थी, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ इसकी बात हो रही, तो ये नीचे वाली चीज़ें कहाँ से आ गई। तो जो ऑप्शन में चीज़ें दे रखी हुई तो उसमें मैंने थोड़ा सा उसको भी डाल दिया यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन आँख से रिलेटेड था कि आँख किस कलर के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है, तो वो हो गया। जो ऑप्शन दे रखे थे उनके आधार पर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैंने डाल रखी है। तो मनुष्य का कान जो होता है वो कितने से कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, मतलब एक मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के, हर्ट्ज मतलब आवृत्ति का मात्रक होता है,
फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो 20 हर्ट्ज़ की आवृत्ति से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको मनुष्य का कान सुन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का कान किस हर्ट्ज़ की या किस आवृत्ति की ध्वनि के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, मतलब ठीक ठाक तरीके से सुन लेता है जिससे उसको दिक्कत भी नहीं होती और सुनने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो 1000 हर्ट्ज़ की ध्वनि होती है जो कि कान के लिए सर्वाधिक कैसी होती है, सुग्राही होती है। कान के सुनने की दृढ़ता कितनी होती है, 1/10 सेकेंड। और दृष्टि की दृढ़ता यानी देखने की जो दृढ़ता होती है वो कितना होता है, 1/16 सेकेंड। अब आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे ये दृढ़ता क्या होती है। दृढ़ता का अर्थ होता है दो ध्वनियों के बीच में अंतर। यानी कान के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे आप कोई ध्वनि, आप कोई साउंड जो है वो आपके कान में आ रहा है, तो जो दो अलग अलग साउंड हैं अगर उनमें अंतर कितना है, सेकंड का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 सेकंड। तो अगर कोई साउंड इतनी टाइम पीरियड के अंतराल पर आ रहा है, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर समय में दो अलग अलग ध्वनियां हैं, तो कान उनमें अंतर कर सकता है। ये उसकी दृढ़ता है। अगर 1/10 सेकंड से भी कम समय में अगर दो ध्वनियां आ रही हैं तो कान उनको जो है कैप्चर नहीं कर पाएगा, उनको नहीं देख पाएगा, उनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाएगा, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये दोनों ध्वनियाँ अलग अलग हैं या एक ही है। मतलब वो दोनों ध्वनियाँ उसको ऐसी लगेंगी आपस में मिक्स्ड हैं। लेकिन सेकंड के 10वें हिस्से में अगर कोई अलग अलग प्रकार की दो ध्वनियाँ हैं तो कान उनको जो उनमें डिफरेंस कर सकता है, उनमें अंतर कर सकता है। ये दृढ़ता होती है और यही चीज़ अप्लाई होती है कहाँ पे, देखने में। जैसे दृष्टि की दृढ़ता, हमारी आंखों के सामने कोई दृश्य आता है और 1/16 सेकंड के अंतर्गत, मतलब कम से कम इतने टाइम के अंतर्गत अगर दो अलग अलग दृश्य दिखाए जाएं हमें, तो उनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये अलग दृश्य है, ये अलग दृश्य है। अगर 1/16 सेकंड से भी कम टाइम में दो कोई सीन या कोई दृश्य हमारी आंखों के सामने आते हैं तो हम दोनों दृश्यों में अंतर नहीं कर पाएंगे, वो आपस में हमें मिक्स होते हुए प्रतीत होंगे। ये सुनने की दृढ़ता और दृष्टि की दृढ़ता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दो एक जैसे बल्बों को किस क्रम में जोड़ें कि उसमें अधिक रोशनी जो है उत्पन्न हो। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, समांतर क्रम श्रेणी क्रम, है ना। तो दो बल्बों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें ज़्यादा प्रकाश मिलता है, ज़्यादा रोशनी मिलती है। कारण क्या है इसके पीछे कि जो समांतर क्रम होता है उसमें जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, उन सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है। और इस वजह से जो रेसिस्टेंट लगता है, प्रतिरोध मतलब जो प्रकाश या विद्युत धारा को रोकने का काम करता है, तो प्रतिरोध जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है। तो आपको ज़्यादा गहराई में न जाते हुए दो चीज़ें याद रखनी है कि जब भी समांतर क्रम में बल्बों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर, यानी समांतर क्रम में क्या होता है कि रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो कम हो जाता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध जहाँ बढ़ेगा वहाँ रोशनी कम होगी, प्रतिरोध जहाँ कम होगा वहाँ रोशनी बढ़ जाएगी, है ना। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है, रोशनी बढ़ जाएगी, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रकाश कम उत्पन्न होगा, है ना। सफ़ेद वस्त्रों का काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडा होना, ये क्यों होते हैं? मतलब जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में आप सफ़ेद वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो काले वस्त्रों के। तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपको पता है काला रंग जो होता है प्रकाश का अवशोषण ज़्यादा मात्रा में करता है एज़ कम्पेयर टू वाइट जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी अपेक्षा। सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं उन पर जो प्रकाश पड़ता है तो वो पूरे के पूरे प्रकाश का क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्शन कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें हमें ज़्यादा ताप महसूस नहीं होता है, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आविष्कारकों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था जॉन बॉर्दिन और वाल्टर ब्रिटेन, इसके साथ साथ विलियम शॉकले। इन 3 लोगों के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1948 में। डायोड का आविष्कार किसने किया? ये जॉन एम्ब्रोम फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी चिप, है ना, इसका आविष्कार रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बे के द्वारा। एसएमडी का मतलब सरफेस माउंटेड डिवाइस, इसका आविष्कार किया था आईबीएम कंपनी के द्वारा 1960 में। हालांकि इसके आविष्कारक मैंने लिख दी हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन इनके आविष्कारकों से जुड़ा हुआ नहीं था। वो क्वेश्चन था कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, डायोड का आविष्कार कब हुआ। तो जैसा कि मैं आपको बताते चलता हूँ, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो दरअसल सबकी पहुँच से बाहर होता है, ये हमारी सीमा में नहीं है।
इतना हम कहाँ याद रखते हैं, या इतना गहराई में विज्ञान में जाकर के कौन देखता है कि किस चीज़ का आविष्कार जो है कब हुआ था, क्योंकि हम तो हिस्ट्री की डेट से ही परेशान हैं, वही हमको याद नहीं होती हैं, तो विज्ञान की चीज़ों की डेट्स कहाँ याद रखेंगे। तो ये इस तरीके था क्वेश्चन। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसमें वो डाल दी है। लौह धातु का क्षयकरण किसकी वजह से होता है, यानी लौह जो होता है, लोहा जो होता है, उसका क्षयकरण जंग लगने के कारण होता है। तो जंग जो है वो किसकी वजह से लगती है, ऑक्सीजन और नमी की वजह से लगती है। श्वेत प्रकाश के किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे कम होता है, तो वो लाल रंग है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। रंग का प्रकीर्णन यानी फैलना या उसका अपने मार्ग से विचलित होना किस पर डिपेंड करता है, ये उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा विक्षेपण या विचलन बैंगनी रंग का होता है, और लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसका विचलन सबसे कम होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है, ये फ्रेडरिक विस्लो टेलर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये फ्रेडरिक विस्लो टेलर के द्वारा जो है इसका सिद्धांत दिया गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्वनि की प्रबलता किसके आधार पर मापी जाती है, आयाम के आधार पर मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है, तो वो डेसिबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष है क्या, इसमें जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये जिस आदमी को होता है उसको पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं। दूरदृष्टि दोष में याद रखिएगा, दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती। और निकट दृष्टि दोष में इसका उल्टा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष नाम से ऐसे लगेगा आपको कि दूर का दृष्टि दोष है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि दूर के दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें तो साफ दिखती हैं, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती। इसी तरीके से निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें साफ दिखती हैं, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती। दूरदृष्टि दोष का निवारण किस तरीके से किया जाता है, इसमें उचित फोकल लेंथ का या उचित फोकस दूरी का उत्तल या जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं वो चश्मे में इस्तेमाल करके इसको कम किया जा सकता है ना। तो ऐसे ही निकट दृष्टि दोष मैंने आपको बता ही दिया। तो निकट दृष्टि दोष को अगर हमें निवारण उसका करना हो तो उसके लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस या अपसारी लेंस जो है उसमें यूज किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषण जो होता है उसको किस टाइप का प्रदूषण कहते हैं, उसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, ऊष्मीय प्रदूषण कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसका जो दूसरा न्यूटन का नियम है उसको संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है इसको कहते हैं। ऊष्मा संचरण के माध्यम से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। ऊष्मा के संचरण के मुख्यतः तीन माध्यम होते हैं, एक है आपका चालन, दूसरे को बोलते हैं संवहन, तीसरे को बोलते हैं विकिरण। तो चालन जो प्रकार होता है ऊष्मा के संचरण का, ये मुख्यतः ठोसों में होता है। चालन कैसे, जैसे आप लोहे की रॉड लीजिए, है ना, नीचे आग जल रही है, लोहे की रॉड के एक सिरे को आप लगातार गर्म करिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे जहां से आपने पकड़ा होगा लोहे की रॉड को, ये वाला सिरा भी गर्म होने लगेगा, है ना। तो क्या हुआ, आपने गर्म इस वाले जो है सिरे को किया, धीरे धीरे जो ऊष्मा है, धीरे धीरे जो ताप है वो संचरित होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच गया, तो ये चालन प्रक्रिया होती है। संवहन प्रक्रिया ये मुख्य रूप से द्रवों और गैसों में होती है। इसमें भी गैस के माध्यम से, जैसे आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं या पानी को ही गर्म कर रहे हैं, तो पानी की जो वाष्प है वो, जैसे पानी जैसे गर्म हो रहा है तो वाष्प जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊष्मा का संचरण जो होता है ऊपर की तरफ हो रहा है। कैसे कि जैसे पानी जिस बर्तन में गर्म कर रहे होंगे आप, तो जो चीज़ पानी के जो कण गर्म हो गए हैं वो हल्के होकर के ऊपर उठेंगे, वाष्प बन के ऊपर जो है वो भाप बन के ऊपर की तरफ जो है पानी गति करने लगेगा, और जहाँ जहाँ ठंडे कण होंगे वो धीरे धीरे
जो है उस स्थान को भरने लग जाएंगे। जैसे पानी है, गर्म हो रहा है, तो जहाँ गर्म हो गया वो बाष्प बन के ऊपर उड़ गया, उसका स्थान जो ठंडे कण होंगे पानी का वो लेते रहेंगे। तो इस तरीके से द्रवों और गैसों में संवहन की प्रक्रिया होती है। विकिरण में ऊष्मा का संचरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न यहीं से पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो मैंने जो लिखा है, ये प्रश्न इसी से रिलेटेड था। निम्न में से ऊष्मा के किस संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां या उपकरण, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो डायनेमो जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके साथ साथ जो जनरेटर होता है, जनित्र जिसको कहते हैं, ये भी इस सिद्धांत पर काम करता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर भी जो है वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था, याद रखेंगे। इसके बाद में आता है ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो वो केल्विन पैमाना है, जिसमें किसी भी ऋणात्मक जो है पॉइंट को नहीं दिखाया जाता है। केल्विन पैमाने पर देखें तो जो भाप बिंदु होता है, भाप बिंदु का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस में अगर देखते हैं हम, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस और पानी उबलने लग जाता है। तो जहाँ पर भी आपको डिग्री सेल्सियस से किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन वाले पैमाने में, तो आप डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी उसमें 273 जोड़ दीजिएगा, तो उससे क्या आ जाएगा आपका? केल्विन पैमाने पर उस चीज़ का ताप आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे हिमांक बिंदु, जनरली हिमांक बिंदु का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। जब कोई चीज़ जमती है, तो पानी का एग्जाम्पल है, तो पानी जब जमता है तो टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। और केल्विन पैमाने पर ये जो पानी होता है वो कितने पर जमता है? 273 केल्विन पर। तो वही चीज़ मैं बता रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस पैमाने पर जो माप होगा, उसको अगर केल्विन पैमाने में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। एक चीज़ और पूछी जाती रही है कि ताप के पैमानों में आपस में क्या संबंध होता है? तो ये संबंध होता है, इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। इससे आप इजीली, अगर आपको किसी एक पैमाने में किसी चीज़ का टेम्परेचर मालूम हो, तो उसको आप दूसरे पैमाने के आधार पर उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। C/5 F-32/9, इसके बाद में K-273/5 और R/4। ये अलग अलग पैमाने हैं, ठीक है। ये सेल्सियस पैमाना है, ये फ़ारेनहाइट पैमाना है, ये केल्विन पैमाना है, और ये रोमर पैमाना है। तो इन चारों पैमानों में ये संबंध होता है। ऊष्मा की इकाई, तो CGS पद्धति में अगर ऊष्मा की इकाई देखें तो अर्ग होती है, और इसका जो SI यूनिट होता है ऊष्मा का, वो कैलोरी या जूल होता है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों ही अर्धचालक के रूप में यूज होते हैं। थर्मो रेसिस्टर क्या है? ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। सदिश और अदिश राशियों से जुड़े क्वेश्चंस भी सामान्यतः पूछे जाते हैं, आजकल के ट्रेंड में भी पूछे जा रहे हैं। सदिश राशियां वे हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए के नाम देखेंगे आप, सदिश मतलब दिशा सहित, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत तो होती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड की जरूरत तो होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जो है ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ों के द्वारा ही ये चीज़ जो है बताई जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग होगा, आवेग हो गया, ये सारी राशियाँ कैसी हैं? सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान। जैसे उदाहरण के लिए आप समझने का प्रयास करें तो द्रव्यमान यानी वजन। वजन जब भी आप तुलवाते हैं या किसी चीज़ का वेट करते हैं, तो उसके लिए आप ये दिशा का कोई उसमें रोल रहता है, डायरेक्शन का कोई रोल रहता है कि किस दिशा में वजन रखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। उसमें केवल परिमाण की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ का वेट कितना है तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, परिमाण चाहिए। तो ये सदिश और अदिश राशियाँ हैं। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस यूज़ होती है? तो हीलियम यूज़ होती है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि हीलियम जो है, ये आयोग का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आयोग ने इसका उत्तर हीलियम माना था, और बाद में जो है इस पर ऑब्जेक्शन हुआ था, तो बाद में इसको नाइट्रोजन मान लिया गया था आयोग के द्वारा। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन जो है आप मान करके चलें। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है। पहले हीलियम माना था आयोग ने, बाद में इसको करेक्ट करके उसने नाइट्रोजन माना।
पीनियल ग्रंथि, ये बायोलॉजी से आ गया है कैसे भी करके क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, प्रश्न है, हमको बस प्रश्न देखना है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे सक्रिय होती है या किस टाइम पे सक्रिय होती है? तो ये रात में सक्रिय होती है, रात में एक्टिव होती है, रात में काम करने का जो अपना स्टार्ट करती है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हमको नींद आती है। रात में जो हमें नींद आती है ना, तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है ये कहाँ पे होती है? हमारे ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, मटर के आकार की एक ग्रंथि होती है। ये जो है सूर्य के प्रकाश में जो है इनएक्टिव हो जाती है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होता चला जाता है, अंधेरा होता चला जाता है, तो ये जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देती है ना। तो तेज प्रकाश होगा तो इसका जो हार्मोन है मेलाटोनिन, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जैसे जैसे प्रकाश कम होता चला जाता है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इसी मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हमको नींद आती है। त्वरित चालक जो होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं, इसमें किस चीज़ का या किस धातु का यूज़ होता है? तो तांबे का यूज़ होता है, क्योंकि तांबा जो है लोहे की तुलना में विद्युत का थोड़ा सा अच्छा सुचालक होता है, और इसके साथ साथ आपको पता है लोहा जो है वायुमंडलीय परिस्थितियों में आसानी से जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से लोहे पर जंग लग जाती है। ये तांबे के साथ नहीं होता है, ये वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्टेबल रहता है और विद्युत का अच्छा सुचालक भी है। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं उसमें इसी का यूज होता है। जेट इंजन ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन की खोज किसने करी थी? फ्रैंक विटल नाम के व्यक्ति के द्वारा। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो मैंने कुछ और चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर, इनको भी याद रखेंगे। 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। जैसे एक आपको पता है कि यार 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर निकालेंगे, यहाँ से आपको बताता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो मीटर यहाँ 1 है, ये जो है यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, और 100 का मतलब है 10 × 10, और 10 × 10 का मतलब है 10⁻², और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻²। तो इस तरीके से सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2। ऐसे ही मिलीमीटर 10⁻⁻3, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, और पिकोमीटर ये याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। पिको मतलब 12, आप इतना याद रखेंगे, पिको मतलब 12। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 के इक्वल होता है। मृग तृष्णा जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मिराज, तो ये मिराज जो है ये किसका उदाहरण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR इसको संक्षेप में कहा जाता है। मृग तृष्णा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे आप कभी सड़क पर जा रहे हैं, तेज धूप पड़ रही है ना, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा दूर जब आप नज़र डालेंगे तो कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, ऐसा कुछ हो जाता है ना, भ्रम एक तरह का जो है दिखाई देखने को मिलता है। कभी कभी आप रेगिस्तान में जाएंगे या ऐसे स्थान पर जाएंगे या ऐसे किसी फील्ड में आप जाएंगे जहाँ पर बालू ही बालू है, रेत का कोई मैदान है, तो आपको दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जाएंगे तो वहाँ पर बालू ही मिलेगी, है ना। तो ये मेरेज का उदाहरण होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे हीरे का चमकना, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी मतलब जिससे पेट के जो आंतरिक, शरीर के आंतरिक भाग जो हैं उनको चेक करने के लिए एक तरह से मेडिकल फील्ड में इस युक्ति का यूज किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ होता है एंडोस्कोपी में, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। जल में बना हवा का बुलबुला जो चमकदार दिखाई देता है, वो भी इसी वजह से दिखाई देता है। और कांच में जो दरारें पड़ जाती हैं टूटने के बाद में, अगर उनमें जो चमक देखने को मिलती है वो भी TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही देखने को मिलती है। ये होता कब है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? इसकी शर्तें क्या हैं? तो शर्त ये है कि पहली जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करना चाहिए। इसके साथ साथ आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। स्वचालित इंजन जो होते हैं उसमें हिमन रोधी के रूप में क्या यूज किया जाता है? हिमन रोधी मतलब जो कि जैसे रेडिएटर जो होता है, जो मोटर वाहन होते हैं उसमें रेडिएटर होता है, जैसे कार वगैरह हो गया तो उसमें रेडिएटर होता है, उसमें एक तरल द्रव भरा जाता है। जैसे पुराने टाइम पर पानी भी डालते थे, अब जो है नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो स्वचालित इंजनों में हिमन रोधी मतलब ठंडे जो एरियाज हैं, जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो रेडिएटर में जो द्रव भरा जाता है वो जम जाता है ना। तो उसको जमने से रोकने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, याद रखेंगे।
प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष को अगर परिभाषित करें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि वह दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक जो अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जैसे एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हिंदी में खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? 1.495 10⁻11 मीटर। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक जो होता है यानी जो पार्सेक वाला यूनिट है ये दूरी मापन की सबसे बड़ी यूनिट होती है, याद रखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका यूनिट मोल होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का एक टाइप होता है, साइनोबैक्टीरिया इनको बोलते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 0.39 में किससे गुणा करें कि हमें 1 इंच प्राप्त हो जाए, तो इसमें सेंटीमीटर से गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मैंने आपको बताया था एंडोस्कोपी में विशेष रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज होता है ना। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से निकल करके सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि सागर का जो जल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है नदी के जल की डेंसिटी से अधिक होती है। सागर जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। इसी वजह से जब नदी से निकल करके जहाज जो है समंदर में प्रवेश करता है तो उसका तल जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ब्लैक होल, जिसको हिंदी में कृष्ण छिद्र कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लैक होल जो है ये एक ऐसा कह सकते हैं खगोलीय घटना बोल दीजिए इसको, एक ऐसी घटना है जिसको दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। इसमें क्या होता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है, ग्रेविटेशनल एरिया जो होता है, वो इतना प्रबल हो जाता है कि प्रकाश भी इससे बच करके नहीं निकल पाता। ये होता कब है? जैसे कोई बड़ा तारा है उसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट के बाद में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण काफ़ी संकुचित हो जाता है, सघन हो जाता है ना। मतलब उसका पूरा द्रव्यमान एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लैक होल। प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, प्रकाश का बिखरना। तो आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्योदय यानी सूरज जब निकलता है या सूरज जब अस्त होता है तो उस टाइम पर सूरज का जो कलर है वो थोड़ा सा लाल दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो प्रकीर्णन नहीं होगा, ये याद रखेंगे। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश कैसा दिखा देगा? काला दिखाई देगा। खतरे के सिग्नल जो है वो किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? इसका कारण है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकाश जो होता है वो फैलता कम है, एक ही जगह पर संकुचित रहता है। तो दूर से भी देखेंगे तो वो एक ही जगह पर लाल वाला जो कलर है वो दिखाई दे जाता है ना। तो अन्य कलर्स के खतरे के सिग्नल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? इसीलिए नहीं बनाए जाते हैं कि उन कलर्स का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस वजह से लाल रंग के ही खतरे के सिग्नल बनाए जाते हैं। चंद्रमा पर आपको पता है एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी वजह से जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं चंद्रमा पर और चंद्रमा से जब आकाश को देखते हैं तो वो उनको काला दिखाई देता है ना। पृथ्वी से देखते हैं हम तो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। वो किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? रोंटगन ने 1895 में। एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। निर्वात में इसका वेग कितना होता है एक्स किरणों का? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में प्रयुक्त वैद्युत चुंबकीय विकिरण किस प्रकार का होता है? तो इसमें अवरक्त विकिरण यूज किया जाता है, इंफ्रारेड
जो विकिरण है वो इसमें यूज़ होता है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने करी थी? विलियम हर्शेल ने करी थी 1940 में। इसका जो वेवलेंथ रेंज होता है, तरंग दैर्ध्य परिसर होता है, वो 7.8 गुणा 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 10⁻⁻3 मीटर तक होता है। पदार्थों को उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तब इस प्रकार का जो अवरक्त विकिरण है वो उत्पन्न होता है। इसकी वेधन शक्ति बहुत अधिक होती है, मतलब ये चीज़ों के आर पार निकल जाता है बिल्कुल भी, है ना। दूर दूर तक सिग्नल भेजने में इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी वेधन शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है, रोगियों की सिकाई करना, और धुंध या कोहरे में अगर फोटोग्राफी करनी हो तो वहाँ पर भी इंफ्रारेड जो विकिरण होता है, अवरक्त विकिरण होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में यानी दिष्ट धारा में परिवर्तन किस युक्ति के द्वारा किया जाता है? तो वो रेक्टिफायर है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस यंत्र में होता है? तो डायनोमो में होता है। डायनोमो में यांत्रिक ऊर्जा होती है और यांत्रिक ऊर्जा से वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि ये विद्युत से चलता है, तो विद्युत ऊर्जा को ये जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हाई एसी वोल्टेज से लो एसी वोल्टेज में या फिर लो एसी वोल्टेज से हाई एसी वोल्टेज में चेंज या एक तरीके से कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरी परछाई देखने के लिए समतल दर्पण यानी सामने कोई दर्पण रखा है, शीशा रखा है, उसमें अगर हमें अपना पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सीन देखना है तो उसके लिए दर्पण कम से कम कितना ऊंचा होना चाहिए? तो जितना व्यक्ति की ऊंचाई है उसकी कम से कम आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, और अगर इतना ऊंचा दर्पण है तो उसमें व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पायरोमीटर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है उसके मापन में यूज़ किए जाते हैं। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को भेजने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी होती है? इसको बोलते हैं आवृत्ति आरोपण या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या इसको फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। एटम बम जो होता है, परमाणु बम, किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन क्या है? इसमें एक भारी जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो टूट करके छोटे छोटे कह सकते हैं नाभिकों में टूट जाता है, बिखर जाता है। और संलयन में क्या होता है? एक जो हल्के हल्के जो कह सकते हैं तत्व होते हैं वो मिलकर के एक भारी तत्व बना देते हैं, तो वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है ना। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? ये विभवांतर की इकाई है। विभवांतर का मतलब क्या है? इकाई आवेश या यूनिट आवेश या एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे प्रवाहित होने में जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर होता है। भारत में एटॉमिक एनर्जी का जनक किसको माना जाता है? होमी जहांगीर बाबा को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया, स्कॉटलैंड के निवासी थे। रडार की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट वाटसन ने। ये भौतिकी के प्रश्न थे सारे, है ना। अब इसके बाद में देखते हैं रसायन विज्ञान के प्रश्नों को। प्रश्नों का जो क्रम है ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पे 37, 38, ये ऑर्डर थोड़ा सा इनका यहाँ पे 39 आ गया। चलो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि हमें देखने तो क्वेश्चन है, नंबरों से करना क्या हमको। रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का जो एक तरह से रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। वॉशिंग सोडा इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। Na2CO3 इसका रासायनिक जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है। बेकिंग सोडा इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, इसको NaHCO3 के जो है इसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी? जो सरसों होती है खेतों में उगाते हैं, तो सरसों के जो बीज होते हैं छोटे छोटे काले काले, उसमें तेल की मात्रा कैसे बढ़ेगी? तो तेल की मात्रा अगर बढ़ानी है कि सरसों में ज़्यादा तेल निकले तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है? सल्फर का यूज़ किया जाता है। जो अदर ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के उनसे जुड़ी हुई चीज़ें देख लेते हैं। इसमें कैल्शियम था, जस्ता था, लोहा था। तो ये कैल्शियम किस काम में आता है? जो भी पौधे होते हैं तनों, उसके जो तने होते हैं
है ना। तनों के अग्रभाग में वृद्धि करने का काम कैल्शियम आता है। इसके साथ साथ इसका काम है कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं जो जल्दी गिर जाती हैं उनको गिरने से रोकने का काम करता है। जस्ता ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। लोहे का काम क्या होता है, ये क्लोरोफिल संश्लेषण और न्यूक्लिक एसिड के उपापचय के लिए ज़रूरी होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक प्रकार का प्रदूषक होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, सड़े वनस्पति और पशु पदार्थ, उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। एक प्रकार की रंगहीन गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता और इसकी जो स्मेल आती है वो जब कोई अंडा सड़ जाता है उससे जैसी स्मेल आती है उसी तरीके की स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। दूध खट्टा किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आमाशय रस में उपस्थित जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये मैचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी, हेनरी बेक्यूरेल ने। जो गोताखोर होते हैं पानी में गोता लगाते हैं, ठीक है, उन उन जो वो सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें किस किस गैस का मिश्रण भरा होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो हीरा है। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन जो है कार्बन का जो परमाणु है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। कार की बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल यूज होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग और दवाइयाँ या औषधि बनाने में किया जाता है। आलू के जो चिप्स होते हैं आप खाते होंगे, उसमें जो एयर भरी होती है ना, तो उसको जो है एक तरीके से संरक्षित रखने के लिए वो कौन से टाइप की एयर उसमें भरी जाती है, तो ये नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन वातावरण में जो प्लास्टिक थैलों में आलू के चिप्स पैक किए जाते हैं तो उसको संरक्षित करने के लिए करे जाते हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वायुमंडल में ये 78% पाई जाती है। यूरिया जो उर्वरक होता है उसमें 46% पाई जाती है। इसके साथ साथ इसके अन्य उपयोगों की बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान पद्धति जो होती है उसमें बैल के वीर्य को संरक्षित करने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ बल्ब बनाने में भी जो है इसका यूज़ है। निम्न में कौन सा मूलभूत कण है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसोन और क्वार्क। तो क्वार्क जो होता है वो एक मूल कण होता है। यहाँ पर इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो मूलभूत कणों के 2 वर्ग हैं, तो उनमें कौन कौन से कण आते हैं, क्वार्क और लेप्टॉन, ठीक है। पाई मेसोन जो ऑप्शन में दिया गया इसकी खोज H. युकावा के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज चैडविक ने करी थी। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, आवेश रहित होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कई जगह पर आपको गोल्डस्टीन देखने को मिलेगा, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें रहती है, लेकिन एक तरह से अगर हम कहें तो सर्वमान्य रदरफोर्ड ही है, क्योंकि पुष्टि जो है प्रोटॉन की जो है सबसे पहले रदरफोर्ड ने करी थी। हालांकि गोल्डस्टीन ने अपना एक जो प्रयोग किया था पहले उसमें उसने प्रोटॉन के बारे में बताया था, लेकिन वास्तविक खोजकर्ता या इसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन दिया था वो रदरफोर्ड ने ही दिया था। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। ये एक धनावेशित कण होता है, इस पर आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। द्रव्यमान जो इसका होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होता है। हमारे आसपास के जो ज़्यादातर पदार्थ हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, और जिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की बात हम कर रहे हैं ये किससे बनते हैं, ये जो मूल कण होते हैं उससे इसका निर्माण होता है, यानी क्वार्क से जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील का मतलब ऐसी स्टील जिस पर जंग नहीं लगती है, तो ये जो है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, लोहे में क्या क्या मिलाया जाता है, और जिसको मिला करके हम जो एक अलॉय होती है स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु होती है, इसको तैयार करते हैं। तो लोहे में क्रोमियम मिलाया जाता है, इसके साथ साथ निकिल मिलाया जाता है, इसके साथ साथ कार्बन जो है इसमें मिक्स किया जाता है, तब जाके स्टेनलेस स्टील बनता है। तो क्रोमियम की परसेंटेज जो रहती है पूरे कॉम्बिनेशन में 15 से 20% होती है, निकिल की मात्रा 8 से 10% होती है। नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, इसके आकार की कोटि कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻15 मीटर। इसकी खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। नाभिक जो होता है ये परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, और परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है सारा का सारा न्यूक्लियस पर ही केंद्रित हो जाता है।
नाभिक धनावेशित होता है। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान कौन करता है? किस वजह से कांच गहरे नीले रंग का होता है? जैसे आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे अलग अलग रंगों के कांच आपको देखने को मिलते हैं। तो कांच जो गहरा नीला कांच आपको दिखेगा तो वो किसकी वजह से उस कलर को बनाया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। इसके अलावा कांच के अन्य कलरों को देखें तो हरा रंग यानी हरा कांच जो होता है वो किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड उसमें मिलाया जाता है। नारंगी लाल कलर कांच को कौन देता है? सेलेनियम ऑक्साइड। चटक लाल ये क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से होता है। नीला कलर कोबाल्ट, ये तो क्वेश्चन में ही था। भूरा रंग जो होता है कांच का वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। और नींबू जैसा येलो कलर कैडमियम सल्फाइड द्वारा प्राप्त होता है। अब ये कुछ चीज़ें दे रखी थी, इनकी प्रकृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ब्यूटाक्लोर जो होता है ये शाकनाशी होता है। क्लोरपायरीफोस ये जो है खरपतवारनाशी होता है। कार्बेंडाजिम ये कवकनाशी है। और क्विनोलफॉस जो है ये कीटनाशी होता है। अयस्कों से जुड़े हुए क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। सिनेबार पारे का अयस्क है। कैलामाइन ये जिंक का अयस्क है। हेमेटाइट जो है ये आयरन का अयस्क है, मतलब लोहे का अयस्क है। और पाइराइट्स या फिर क्यूप्राइट ये कॉपर का अयस्क होता है। ग्लिसरॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है और ये जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में इसका यूज होता है। और आपको पता ही है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो एक प्रकार का विस्फोटक होता है। डीएसएलआई बनाने में किसका यूज होता है? रेड फॉस्फोरस का यूज होता है। इसके साथ साथ फॉस्फोरस ट्राईसल्फाइड भी जो है इसमें मिलाया जाता है। डीएसएलआई निर्माण के जो अन्य पदार्थ हैं उनमें रेड लेड, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद, इन सभी को मिक्स करके जो है वो आपका जो मिश्रण है वो तैयार किया जाता है। एथिलीन जो है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि कृत्रिम रूप से फल पकाने में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो वो एथिलीन है, C2H4 इसका सूत्र है। एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसका कोई रंग नहीं होता है, मीठी गंध इसकी होती है और ये अत्यंत ज्वलनशील होती है ना। यूज इसका कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इसमें क्या होता है? इसमें इयोसिन होता है। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था जिससे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे? तो वो थी मिथाल आइसोसाइनेट, इसको संक्षेप में MIC भी बोलते हैं, है ना। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ होता है। प्राकृतिक कपूर किससे प्राप्त होता है? तो ये एक पेड़ है सिनामोमम कैम्पोरा, इसका वानस्पतिक नाम है। इससे जो है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। ओरिजिन इस पेड़ का कहाँ से है? ये चाइना से इसका ओरिजिन है, मुख्यतः चीन में पाया जाता था। वर्तमान में चीन से ही जहाँ अलग अलग ये जो अब इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है तो ये चीन से ही जो है अलग अलग जगह पर पहुँचा है। भारत में मुख्य रूप से नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सिनामोमम कैम्पोरा नाम के पेड़ पाए जाते हैं जो जिनसे कि कपूर प्राप्त होता है। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में किसका यूज़ होता है? यानी नाखून पॉलिश, नेल पॉलिश जो लगाते हैं उसको हटाने के लिए जो चीज़ें आती हैं मार्केट में मिलती हैं उसमें क्या होता है जिसकी वजह से नेल पॉलिश हट जाती है? तो वो एसीटोन होता है। अग्निशामक में क्या प्रयोग होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक के रूप में यूज़ होता है। घावों की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ होता है। और प्रशीतक में जो है द्रव अमोनिया का यूज़ होता है। सोडियम धातु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। सोडियम धातु को एक तरह से ज्वलन से बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए उसका संग्रह कहाँ पे किया जाता है? तो उसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं, कैरोसिन में डुबो करके रखते हैं। कारण क्या है कि सोडियम जो है वातावरण के साथ में तेजी से क्रिया करता है। ठीक है, खुले वातावरण में भी ये क्रिया कर जाता है, इसके साथ साथ जल के साथ तो और तेजी से क्रिया करता है। तो अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। इसी वजह से प्रकृति में ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब फ्री कंडीशन में नहीं मिलता ये, यानी प्योर सोडियम प्रकृति में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता क्योंकि संभव ही नहीं है ना। ये एक मुलायम धातु होती है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, विद्युत का सुचालक होता है। एसफाल्ट क्या है? इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेट्रोलियम परिष्करण के उप उत्पाद के रूप में जो उत्पाद मिलता है उसको एसफाल्ट कहते हैं। एसफाल्ट जो है यानी पेट्रोल जो कच्चा तेल आता है जो
क्रूड ऑयल आता है, तो उस कच्चे तेल से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया। तो जब पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, परिशोधन किया जाता है, तो उसमें एक जो उत्पाद मिलता है अलग से, वो एस्फाल्ट होता है। एस्फाल्ट से ही काफ़ी सारी चीज़ें फिर आगे की प्रोसेस में निकलती हैं, जैसे डामर हो गया जो रोड्स वगैरह पे यूज़ करी जाती है, पैराफिन मोम, और चिकनाई पैदा करने वाले जो अन्य तेल होते हैं, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, वो एस्फाल्ट से ही मिलते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहा जाता है। सोडियम बेंजोएट का यूज़ ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। इसका सूत्र होता है NaC7H5O2। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसकी खोज जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा 1792 में की गई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है, कौन सा बहुलक यूज़ होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का यूज़ बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पीवीसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका प्रयोग फिल्म बनाने में, पतली चादरें बनाने में, बरसाती मोटे कवर जो होते हैं, ये सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है। पॉलीएथिलीन से तार के आवरण बनाए जाते हैं। जो वायर हम घरों में यूज़ करते हैं, तो वायर का जो ऊपर प्लास्टिक वाला आवरण होता है वो पॉलीएथिलीन का होता है। और सिल्क बनाने में या कृत्रिम ऊन बनाने में या नायलॉन के निर्माण में पॉलीएमाइड का यूज़ होता है। बायोगैस क्या है? ये एक प्रकार का जैव ईंधन है। जैविक कचरा जो होता है उसके अपघटन से बायोगैस उत्पन्न होती है। और ये जो अपघटन होता है, इसमें ये जानना आवश्यक है कि ये अवायवीय वातावरण में होता है, मतलब ऐसे वातावरण में होता है जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती। तो बायोगैस जब बन जाती है तो ये किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलता है। कार्बन के अपर रूपों से जुड़ा हुआ प्रश्न था। कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है, हीरा का यूज़ कांच काटने में करते हैं। उच्च गलनांक वाला होता है हीरा, लगभग 3843 केल्विन इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और 937 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करते हैं तो ये जलने लगता है, और जब ये जलता है ग्रेफाइट तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट होता है। लोहे पर अगर पॉलिश करनी है उसके लिए भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। इसके साथ साथ सूखे स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। फुलरीन जो है इसकी खोज 1985 में करी गई थी। और फुलरीन के कई एक तरह से कह सकते हैं टाइप हैं। तो इसमें जो C60 टाइप की फुलरीन होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फुलरीन मानी जाती है, सबसे स्थायी फुलरीन मानी जाती है। और C60 फुलरीन को बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि कार्बन के 3 अपर रूपों के बारे में हमने देखा, हीरा, ग्रेफाइट और आपका फुलरीन। इन तीनों अपर रूपों में जो अपर रूप सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो ग्रेफाइट होता है, और सबसे कम स्टेबल जो अपर रूप है वो फुलरीन है, याद रखेंगे। लौंग में पाया जाने वाला जो तेल होता है वो यूजिनॉल होता है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लौंग के तेल में क्या कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो यूजिनॉल इसमें पाया जाता है। ट्यूमर को संसूचित करने में, ट्यूमर वगैरह जो हो जाते हैं ना, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह, गांठ जो हो जाती है मस्तिष्क में, उनको संसूचित करने के लिए, मतलब डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक यूज होता है? तो आर्सेनिक 74। ठीक है, ऐसे ही ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने में कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है, उसका यूज़ करते हैं। आयोडीन 131, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? थायराइड ग्रंथि के कैंसर के निदान और उसके उपचार के लिए जो दवा बनाई जाती हैं उसमें। सोडियम 24, ये पाइपलाइनों में जो रिसाव कभी कभी हो जाता है, लीकेज हो जाता है, उसके परीक्षण के लिए सोडियम 24 का यूज़ होता है। फास्फोरस 32, ये जो ये क्या काम करता है कि जो नई सेल्स होती हैं, नई कोशिकाएं होती हैं, उनके उत्पादन को धीमा करने का काम करता है। इसको कभी कभी आवश्यकता अनुसार मेडिकल फील्ड में जो भी पेशेंट होता है उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जो नई कोशिकाएं हैं उनके उत्पादन को थोड़ा सा स्लो किया जाए। जब कोशिकाओं का उत्पादन की जो प्रकृति है वो तेज हो जाती है ना, तब इसका यूज़ करते हैं। वाहन प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जो है हानिकारक पदार्थ या विषैला पदार्थ जो निकलता है वो क्या निकलता है? लेड निकलता है, Pb। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? C.D. एंडरसन और U.F. हैंस के द्वारा करी गई थी 1932 में। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण होता है। इसके द्रव्यमान और आवेश जो होते हैं लगभग इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, और इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं, प्रतिकण भी कहते हैं।
प्राकृतिक रबर जो होती है ये किससे प्राप्त होती है? रबड़ के पेड़ का जो लेटेक्स होता है, दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है, उससे प्राकृतिक रबर मिलती है। कृत्रिम रबर जो होती है यानी मैन मेड रबर जो है वो क्या है? ये आइसोप्रीन का एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। और संश्लेषित रबर किसको कहा जाता है? नियोप्रिन को। या इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि नियोप्रिन क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। तो ये हो गए आज के सारे क्वेश्चन, यानी 2001 से लेकर के 2021 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री से आरओ के प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी। इसके बाद में एक आध दिन बाद मैं आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। बायोलॉजी पे थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से मैं लेके आऊँगा, मतलब यहाँ पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस की इसलिए नहीं रखी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको आप छोड़ भी नहीं सकते, मतलब ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ के ही नहीं जाए। तो ये कम से कम PYQ तो आप एक बार देख करके जाइएगा। और यहाँ से आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी, तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें किसी विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट नहीं, मतलब कोई आदमी ऐसे प्रश्न नहीं हैं जिनका आंसर कोई एक्सपर्ट आदमी ही दे सकता है ना। तो किसी विशेषज्ञता की इसमें आवश्यकता नहीं है, बड़े सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हाँ बायो वाले सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके के ठीक ठाक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम अतिरिक्त रूप से काम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को राम राम, सभी को जय हिंद।